नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंचाई विभाग की जमीन पर मिली है अवैध मजार। सिंचाई विभाग के नोटिस पर नहीं की गई है कार्रवाई। विभाग ने करीब 1 महीने पहले दे दिया था नोटिस। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार के सुमन नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी एक अवैध मजार को लेकर हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने करीब 1 महीने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब ठोस कदम उठाया जाएगा। तो सिंचाई विभाग की जमीन है जिस पर ये दरगाह बनी हुई है और अवैध तरीके से बनी हुई है, क्योंकि सरकारी जमीन है, इसका जिम्मेदार कौन है? और अवैध मजार किस तरह से मिलने में जाहिर है लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सिंचाई विभाग की जमीन है, नोटिस दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सिंचाई विभाग की जमीन बताई जा रही है जिस पर यह अवैध निर्माण है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, इस अवैध निर्माण को लेकर सिंचाई विभाग ने 1 महीने पहले नोटिस जो है वो जारी किया था। हालांकि अब तक कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ है। सरकारी जमीन है और अवैध निर्माण, हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, अवैध मजार मिली है सिंचाई विभाग की जमीन और 1 महीने पहले नोटिस दिया गया, अभी तक क्या कुछ एक्शन इस पर लिया गया है? लगातार अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा सभी इस ऐसी जगह पर कार्रवाई की जा रही है। जो धार्मिक स्थल की बात की जाए, अवैध मजार की बात की, जो सरकारी जमीन पर बने हैं। ताजा मामला हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र से है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन में एक दरगाह यानी एक मजार बनी है। इसको पहले यहाँ जो इस दरगाह को जो चलाता है उनको यहाँ नोटिस भी दिया गया था, बेकायदा यहाँ पर नोटिस चिपकाया भी गया था, लेकिन वो नोटिस तो यहाँ से किन्हीं लोगों के द्वारा फाड़ दिया गया है और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। और अब जिस तरह से यहाँ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द एक बड़ी यहाँ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा संजय, 1 महीने पहले का वक्त दिया गया था, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों ऐसा माना जाए, क्यों एक्शन अब तक नहीं हुआ है? क्या कुछ लोगों ने ऐतराज इस पर जाहिर किया है? पूरी सिचुएशन जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, 1 महीने से ज्यादा करीब इसको हो गया है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जहां से भी अतिक्रमण हटाया जाता है, वो मंदिर की बात हो या फिर किसी दरगाह मजार की बात हो, प्रशासन के द्वारा पहले वहां एक नोटिस दिया जाता है और उन्हें एक समय दिया जाता है कि यहाँ से जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो ये भूमि है, सिंचाई विभाग की भूमि है, इस पर अब जिस तरह से जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ हो जाता है, आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो संजय, माने कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की बड़ी चूक है जो अब तक इस मामले में एक्शन नहीं ले पाए हैं। लगातार अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो हमने देखा है कि समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करते हैं और बैठक में संबंधित अधिकारी यानी सभी जनपदों के जो जिला अधिकारी होते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि अगर किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का निर्माण हो रहा है उसकी चिन्हीकरण कर एक सूची बनाए और उसके बाद यहाँ नोटिस दे, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई करे। लेकिन एक बड़ी यहाँ चूक देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार अगर हरिद्वार जिला अधिकारी की बात की जाए तो बीते दिनों कई ऐसी जगह पर कार्रवाई हुई है जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण था और सरकारी संपत्ति पर इस तरह के निर्माण थे। और अब इस निर्माण पर कब तक कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त। संजय, क्या इस बाबत अधिकारियों से बातचीत की गई है, उनसे सवाल तलब हुआ है, क्या उनसे जानने की कोशिश की गई है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? उनकी तरफ से अपनी सफाई में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, हमारी टीम वहां पर पहुंची, जिला अधिकारी से पूछा भी गया है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक टीम गठित कर दी गई है और इस टीम की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं अधिकारी बयान देने से भी बच रहे हैं और एक कहीं ना कहीं विवादित कुछ इस तरह का ना यहाँ पर हो, यही सब वजह है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि पहले पूरी जो टीम है, टीम बनाई गई है, उस टीम किस तरह से जाँच करती है उसकी रिपोर्ट के बाद ही कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल संजय, साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए सरकारी जमीन ये बताई जा रही, सिंचाई विभाग की जमीन, इसके आसपास का इलाका किस तरह का है, वहां की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, आबादी की बात करें, रिहाइश का जिक्र करें, तो वो किस तरह की है? देखिए, सुमन नगर क्षेत्र का मामला है, जहां एक सड़क है और सड़क के किनारे सिंचाई विभाग की भूमि है। वहां पर इस तरह का निर्माण हो रखा है। हालांकि हमने देखा है कि जब यहाँ कुछ लोग नमाज अदा भी करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही उन्हें कहा है कि यहाँ से जो अतिक्रमण है उसे हटा ले, और उन्हें समय भी दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई यहाँ पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी है उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जी संजय, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, क्या उनसे बात करने की कोशिश की गई है? आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? अगर इस मामले की बात की जाए, क्योंकि सड़क के किनारे है, आबादी क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर आते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से जो इस मजार को यहाँ पर चलाता है, जो यहाँ का संचालक है, उसको कहीं ना कहीं नोटिस दिया गया है और उसने साफ कर दिया है प्रशासन ने कि जल्द से जल्द समय रहते यहाँ से हटा लिया जाए, नहीं तो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय पंडित, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश के बटेश्वर क्षेत्र में स्थित 200 शिवलिंग मंदिरों के जीर्णोद्वार की मांग को लेकर हरिद्वार से बटेश्वर तक पैदल यात्रा करे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नितिन टेडा से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है इस बातचीत में, आइए सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित बटेश्वर में स्थित 200 शिवलिंग मंदिरों के जीर्णोद्वार को लेकर के नितिन टेडा, जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के महामंत्री भी हैं, वो हरिद्वार से पैदल यात्रा कर रहे हैं। संकल्प लिया है कि जब तक मंदिरों का जीर्णोद्वार नहीं होगा, उनकी अलग यानी उनका आंदोलन जारी रहेगा। बात कर लेते हैं। लक्सर में उनका स्वागत किया गया है और आज वो यहाँ पहुंचे हैं। नितिन भाई, आपने संकल्प लिया है, बहुत कठिन है, यात्रा लंबी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिन शिव मंदिरों की आप बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक नहीं, प्राचीन काल के नहीं, लेकिन कम से कम उस महाराजाओं के बनाए हुए हैं जिनका नाम आज पूरे देश दुनिया में है। तो क्या सरकार इससे पहले कोई इन मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया? इससे पहले मंदिरों पर ध्यान दिया। के मोहम्मद जी ने आवाज उठाई थी जो मंदिरों के लिए, तो उनमें कुछ मंदिर बना दिए गए और कुछ छोड़ दिए गए, जिसको लेकर अब सरकार और प्रशासन सोया हुआ है। उनको जगाने के लिए हमने संकल्प लिया है, जो हर की पौड़ी हरिद्वार से चले हैं और मुरैना तक की हमारी पद यात्रा रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा हम यही करेंगे कि सर समाज के लोगों से, कि सनातन धर्म से, कि अपने मंदिरों को बनाने के लिए जहां भी मंदिर है, मैं कह रहा हूँ वहां नहीं, मध्य प्रदेश में वहां तो एक ऐसा भूमिका है जो कि 200 मंदिर एक ही जगह पर है। गुर्जर बड़ा पर्यटन स्थल के रूप से विकसित किया जा सकता है। जी जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, खासकर उत्तराखंड में, या फिर आप देखा होगा कि यूपी में महाकुंभ का महाआयोजन किया गया, दुनिया में एक अलग ही छटा बिखर गई है। ऐसा रिकॉर्ड कभी बना नहीं, ना कभी बन सकता, उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या 200 मंदिरों पर कभी कोई फोकस सरकार का नहीं गया? और ऐसे मंदिर जो महाशिव, मतलब जो भगवान शिव के मंदिर हैं, तो इसे लेकर के बीच में कभी कोई वार्ता, कोई संगठन ने, किसी ने कोई काम नहीं किया? संगठन ने आवाज उठाई। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हमारा संगठन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुराग जी हैं, उन्होंने बहुत आवाज उठाई है। और माननीय के मोहम्मद जी ने मंदिरों का पूर्ण भी कराया है। कुछ मंदिर उसमें बन चुके हैं और कुछ नहीं बन पाए, जिसमें कि 200 मंदिर की संख्या 200 के 200 मंदिर बनाए जाए, हमारी मांग ये है। इसलिए हमने संकल्प लिया है। और आप हरिद्वार से, हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर उन तमाम मंदिरों पर जलाभिषेक करेंगे। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, इसके साथ साथ यदि सरकार फिर भी कहीं ना कहीं टाल मटोल या कुछ देरी होती है, फिर क्या तैयारी? उसके लिए आगे समाज ने जो निर्णय ले रखा, संगठन ने ले रखा, उस पर यानी जब तक जीर्णोद्वार नहीं होगा तब तक ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन की जो रूपरेखा आपने बनाई है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, ये रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। नहीं, इसके अलावा चलती रहेगी। और जो संगठन और जो हमारा समाज और सर समाज की वो होगा आज्ञा, उस पर फिर हम पैदल आपको जाना है। जी। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 485-500 के आसपास बैठता है। तक पहुँच जाएंगे आप? अभी मेरा 23 तारीख तक का पहुंचने का हुआ है। 23 तारीख तक जगह आपका स्वागत हो रहा है? जगह जगह स्वागत भी हो रहा, समाज का प्यार भी मिला। जो सर समाज के लोगों, क्या क्या कहेंगे यहाँ लोगों को? लक्सर के सर समाज के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो सनातन धर्म प्रेमी है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके सबके लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद। नितिन टेडा कह रहे हैं कि जब तक मंदिरों का जीर्णोद्वार नहीं होगा, वो साथ में भी कह रहे कि अब तो पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की अलग जग रही है, साथ में उसका ध्वज फहर रहा है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी गदगद है। वो कह रहे हैं कि इन मंदिरों पर सरकार का फोकस होना जरूरी है, तभी जाकर के उस पूरे
क्षेत्र को एक महापर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उसका फायदा सरकार को भी होगा और सनातन धर्म को भी होगा। ये इनकी मंशा है और इसी के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। देखने वाली बात है कि सरकार नितिन टेढ़ा की इस मंशा को कब तक पूरी करती है। जसप्रीत सिंह, जिंदाल अक्सर। और विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, मुस्लिम सेवा संगठन ने किया है प्रदर्शन। विकासनगर में तहसील के बाहर प्रदर्शन हुआ है। मुस्लिम सेवा संगठन ने सीएम धामी को ज्ञापन सौंप दिया है। मदरसों के खिलाफ कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय नाराज नजर आ रहा है। मदरसों के खिलाफ हो रही प्रशासन की कार्रवाई से खफा मुस्लिम समुदाय ने आज विकासनगर तहसील पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते कुछ दिनों में प्रशासन ने विकासनगर में अलग अलग कार्रवाई के दौरान कुल 9 मदरसों को अवैध घोषित करते हुए इन्हें सील किया है। इसके अलावा एक मस्जिद को भी सील किया गया है। इन मदरसों के रजिस्ट्रेशन समेत अन्य दस्तावेजों में खामियां पाई गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने जिलाधिकारी के निर्देश पर मदरसों पर कार्रवाई को अंजाम दिया था। जो प्रशासन द्वारा जो अपंजीकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं, उनको सील किया जा रहा है। उस संबंध में आज कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांग यह है कि हमें पंजीकरण कराने के लिए थोड़ा समय दिया जाए और तब तक जो है प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई को ना किया जाए। देखिए, जैसे भी ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उस प्रकार से इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, यदि आपके आदेश के निकलने के बाद भी उप जिलाधिकारी महोदय ने आपका कहना नहीं माना तो भैया मानेंगे किसका? दूसरी बात, मुस्लिम सेवा संगठन ये आह्वान करता है यहाँ से कि अगर इस कानूनी कार्रवाई को यहीं ना रोका गया और बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसे के ऊपर, तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। इन क्षेत्रों में पछुआ दून के अंदर हमारे मदरसे और एक मस्जिद सील की गई। हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पछुआ दून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है और वो सिर्फ वहाँ पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पत्रकारों के समर्थन में उतरे हैं किसान। सीएम धामी के नाम सौंपा है ज्ञापन। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। 3 मार्च को प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों से बदसलूकी की थी। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई और अभद्रता को लेकर रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीते 3 मार्च को नगर निगम बोर्ड की बैठक में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की, धक्का मुक्की की और उनको बोर्ड की बैठक में जाने नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, मेयर अनीता देवी अग्रवाल और विधायक प्रदीप बत्रा के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों के मोबाइल भी छीनने की कोशिश की थी, जिसको लेकर रुड़की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का विरोध करते उनका पुतला फूंका। इस दौरान किसानों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और प्रदीप बत्रा ने जो धक्का मुक्की अभद्र बर्ताव पत्रकारों के साथ किया है, इसका विरोध करते हैं। भारतीय किसान यूनियन रोड ने जो विगत दिनों में यहाँ पे माननीय विधायक जी और जो पत्रकार बंधुओं के बीच में जो भी एक घटनाक्रम हुआ, उसके संबंध में पत्रकारों का समर्थन करते हुए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन को तत्काल यहाँ से उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। हल्द्वानी में ऊर्जा निगम ने जारी किया रोस्टर। ऊर्जा निगम ने लाइन मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। 11 किलोवाट की नई लाइन डालने का काम शुरू हुआ है। हल्द्वानी में 10 मार्च तक रहेगा पावर कट। यूपीसीएल के काठगोदाम जीआईएस उप संस्थान में 11 किलोवाट की नई लाइन डालने के चलते शहर के अलग अलग इलाकों में 10 मार्च को पावर कट होगा। जीआईएस उप संस्थान की अंडरग्राउंड केबल खराब होने की वजह से बार बार आ रहे फॉल्ट से निजात दिलाने के लिए नई लाइन डाली जा रही है। 10 मार्च तक सुबह 10 से 4 बजे तक हाइडल कॉलोनी से लेकर आवास विकास नैनीताल रोड समेत कई इलाकों में पावर कट रहेगा। बता दें कि गर्मी के सीजन से पहले यूपीसीएल की लाइनों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। वहीं बिजली कटौती से हल्द्वानी के लोगों को मार्च में भी राहत नहीं मिलेगी। सब स्टेशन के जो लाइन नई बन रही है उससे ही क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ये 4 मार्च से लेके 9 मार्च तक का हमारा शटडाउन का शेड्यूल है।
जिसमें जो निकलने वाले अलग अलग फीडर हैं, अलग अलग डेज पे प्रातः 10 से 4 बजे तक का हमने शटडाउन उसमें प्रस्तावित कर रखा है। सारे फीडरों पे रोज शटडाउन नहीं हो रहा है। जिस फीडर के पास हमको काम करना है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी फीडर का शटडाउन अलग अलग दिवसों में ले रहे हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए तारा जोशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हल्द्वानी से। तारा, क्या कुछ जानकारी, कितना ज्यादा लोगों को प्रभावित रहना पड़ सकता है पावर कट से? तारा जोशी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, ऊर्जा निगम ने जारी किया है रोस्टर, और चूंकि यहाँ पर नई केबल डलने का काम चल रहा है, ऐसे में लोगों को राहत नहीं मिलेगी। बिजली कटौती हल्द्वानी में लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी के सीज़न से पहले ही तैयारियां तमाम की जा रही हैं, लाइनों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जिनमें हाइडल कॉलोनी से लेकर आवास विकास, नैनीताल रोड तक सब प्रभावित रहने वाली हैं। और देखिए, 10 मार्च तक ये पावर कट आपको देखने को मिलेगा। 10 से शाम 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये पावर कट जो है वो लागू रहेगा। अंडरग्राउंड केबल खराब होने की वजह से बार बार जो है पावर कट हो रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी सहयोगी तारा जोशी का। तारा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। हल्द्वानी में 10 मार्च तक ये पावर कट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अंडरग्राउंड केबल खराब है और इसकी वजह से बार बार फॉल्ट आ रहा है। और अभी तो समझिए मार्च का महीना है, गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं, तो ऐसे में गर्मियों के समय में ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। और ये कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है कि गर्मियां शुरू होने से पहले ही जो तमाम समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, फॉल्ट हैं, वो दुरुस्त कर लिए जाएं, ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए पावर कट अभी रहेगा 10 मार्च तक। कुछ घंटे का ये पावर कट है जिसका सामना लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन ये कोशिश जाहिर तौर पर इसलिए की जा रही है ताकि गर्मी के मौसम में जब लोगों को एसी, कूलर चलाने पड़ते हैं, रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो तब लोगों को ये दिक्कत जो है वो पेश ना आए। तो 10 मार्च तक पावर कट की समस्या देखने को मिलेगी। 11 किलोवाट नई लाइन डालने का काम शुरू। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के राजभवन में वसंत उत्सव का उद्घाटन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। 3 दिनों के लिए लगी है वसंत उत्सव पुष्प प्रदर्शनी। वसंत उत्सव प्रदर्शनी में प्रतियोगिताओं का आयोजन। देहरादून में आज से 9 मार्च तक 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। एक फ्लावर शो आप समझिए जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उद्यान विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज वसंत उत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं की कुल 55 उप श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले जो तमाम कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, उन्हें इनाम मिलेगा। निर्णायक मंडल द्वारा चयनित विजेताओं को, यानी कि जो लोग जीतेंगे, उन्हें 9 मार्च को कुल 165 इनाम दिए जाएंगे। तो ये तय किया गया है 3 दिन के लिए वसंत उत्सव पुष्प प्रदर्शनी लगेगी। पुष्प प्रदर्शनी यानी कि फ्लावर शो लगेगा और इसमें कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 9 मार्च को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, इनाम भी दिए जाएंगे। 165 इनाम हैं, पुरस्कार हैं जो कि दिए जाएंगे विजेताओं को, विनर्स को। और इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। और हरिद्वार से खबर और आपको बता दें, बड़ी खबर है। अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर पहुंचे हरिद्वार। अनुपम खेर अपने 70वें जन्मदिन पर पहुंचे हरिद्वार। दोनों अभिनेताओं ने हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना की है।
महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद से मुलाकात की है। अनुपम खेर ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को प्रमोट भी किया इस दौरान। तो अनुपम खेर अपने 70वें जन्मदिन को मनाने के लिए अपने दोस्त अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां वो सबसे पहले हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लिया है। इसके बाद उन्होंने गौ पूजा की है और महादेव की पूजा की है। मौके पर उन्होंने आने वाली उत्तराखंड में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट को लेकर भी अपने फैंस से, अपने प्रशंसकों से फिल्म देखने की अपील की है। कुल मिलाकर फिल्म को प्रमोट किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में उन्हें उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा सहयोग मिला है, कोऑपरेशन मिला है और अब चूंकि उनका बर्थडे भी है तो मौका जो है दुगना हो जाता है। बर्थडे का मौका जिसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया और फिल्म चूंकि आ रही है तो ऐसे में अब फिल्म को प्रमोट करने का काम भी हो गया है। लोगों से अपील की है अपने फैंस से कि तन्वी द ग्रेट को देखें। अनुपम खेर के साथ अनिल कपूर भी यहां पर पहुंचे। और महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। मुलाकात की तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिल्म के कई अंश जो हैं वो हरिद्वार में शूट हुए हैं, जिसके लिए आभार भी व्यक्त किया है उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और कहा कि उनका पूरा सहयोग मिला है, पूरा कोऑपरेशन मिला है। चकराता में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने एक वन तस्कर को दबोचा है। 2 वन तस्कर मौके से फरार हैं। वन तस्करों से भारी मात्रा में देवदार की लकड़ी बरामद हुई है। चकराता में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने एक वन तस्कर को दबोचा है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में देवदार की लकड़ी बरामद की गई है। दरअसल सूचना मिलने पर वन विभाग की रिवर रेंज टीम ने चकराता के सवाई गांव में कुछ वन तस्करों को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद टीम ने तकरीबन 25 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया और एक तस्कर को पकड़ लिया। वहीं 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। Thank you.